नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही जो आपकी एलटी की जो प्रिपरेशन चल रही वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज इसी कड़ी में मैं आप लोगों के सामने जो आपका फर्स्ट पेपर है, भाग 1 टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक आपका आज जो लेके उपस्थित हुआ हूँ, ये जो है आज आपका अरस्तु से संबंधित आज का हमारे रहने बहुत बड़े ये प्रसिद्ध ये दार्शनिक रहे हैं। हम इनको कई चीज़ों में पढ़ते हैं, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस की तरफ देख लीजिए, आपके टीचिंग एप्टीट्यूड की तरफ देख लीजिए। बहुत ऐसे दार्शनिक हैं कि इन्होंने हर जगह पर अपनी क्या दी है, थ्योरी दी है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए दोस्तों, अगर हम बात जब करते हैं कि राजनीति विज्ञान का जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए वो कोई और व्यक्ति नहीं, वो अरस्तू को ही हम जानते हैं कि राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में, या कहें या प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में अगर हम जिसे जानते हैं वो ही अरस्तू है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन गया, याद रखिएगा। अब बात करते हैं, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। राजनीति विज्ञान का उद्भव अगर हम बात करते हैं किस जगह से हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए जो राजनीति विज्ञान का जो उद्भव हुआ है वो पश्चिमी जगत या पश्चिमी देशों से इसका क्या हुआ है, कहीं ना कहीं उदय हुआ है। और इसका जो प्रारंभ अगर हम बात करें तो इसका जो प्रारंभ किससे माना जाता है, तो अरस्तु से ही किस चीज का प्रारंभ माना जाता है। राजनीति विज्ञान का जो प्रारंभ माना जाता है वो आपके अरस्तु से ही माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे जिस प्रकार से प्लेटो को राजनैतिक दर्शन का जन्मदाता के रूप में अगर हम मानते हैं, जो माना जाता है, ठीक है। कभी क्या पूछा जाता है कि प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का क्या माना जाता है, सर्वप्रथम ये प्रवक्ता के रूप में, इसके जन्मदाता के रूप में माना जाता है। उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो अरस्तु को भी राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में माना जाता है। देखिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। पहला क्वेश्चन आपका प्लेटो से रिलेटेड है, दूसरा क्वेश्चन आपका अरस्तु से रिलेटेड है, याद रखिएगा। सॉरी। आप देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अरस्तु के पूर्व प्लेटो ने राजनीति पर विचार ये किया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरस्तु से पूर्व राजनीतिक क्षेत्र में या कहे राजनीतिक विचारधारा जिस व्यक्ति विशेष द्वारा दी गई थी वो सर्वप्रथम वो कोई और नहीं, वो कौन थे आपके प्लेटो थे। प्लेटो ने ही पूर्व में इसकी व्याख्या या कहें उस पे अपने तर्क दिए थे, सिद्धांत दिए थे। उसके बाद उसका संपूर्ण जो ज्ञान की या कल्पना का जो आधार ये क्या था, इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है। पुनः इसको दोहरा देता हूँ कि अरस्तु के पूर्व अगर हम बात करें, जो प्लेटो ने ही क्या दिया था, आपकी राजनीति विचार इसको व्यक्त किया था, और उसका जो संपूर्ण ज्ञान उनकी किस पे आधारित थी, उसकी कल्पनाओं पे। देखिए, जो प्लेटो थे बहुत बड़े दार्शनिक। अगर हम अरस्तु की बात करें, ये विश्व के बहुत बड़े या दर्शन शास्त्र या शिक्षा जगत के ये बहुत जाने माने वो शख्स हैं, जिनके कथनों पर ही पूरी ये समाज की धुरी टिकी रहती है। तो अगर हम देखते हैं तो प्लेटो जो विशेषकर जो उन्होंने अपनी राजनीति पर जो विचारधारा प्रस्तुत की थी, वो कहते हैं कि जो ज्ञान है वो संपूर्ण कल्पना पर आधारित है। कल्पना आधारित ज्ञान को क्या कहीं न कहीं महत्व देते हैं। यहाँ देखिए, जब हम बात करते हैं अरस्तू की बात करते हैं, तो अरस्तू के पूर्व राजनीतिक चिंतन तो था ही। अगर इसको पूर्व के चिंतक के रूप में अगर हम कहते हैं, उसके मार्गदर्शक के रूप में भी इनको मानते हैं, तो अरस्तु के पूर्व राजनीतिक चिंतन तो थे, तो था, परंतु राजनीति का कोई विज्ञान ना था। देखिए, राजनीति के बारे में अगर हम बात करें तो ज्यादा अरस्तू को उतना ज्ञान नहीं था। बाद में धीरे धीरे अगर हम कहें तो इन्होंने जिस प्रकार से अपनी पकड़ राजनीति के अंतर्गत जो विचारधारा इन्होंने दी, तो वो हर किसी से छिपाए नहीं छिपता है। राजनीति की कोई विज्ञान नहीं था इनके दृष्टिकोण में। अगर आप देखें तो राजनीति कोई विज्ञान नहीं था। राज्य विषय की अगर हम बात करते हैं तो चिंतन तथा साथ ही अगर बात करते हैं राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का जो पद दिया, वो उसका जो श्रेय जाता है किसी और को नहीं, वो अरस्तू को जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन बनता है कि राज्य विषयक चिंतन तथा राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का
श्रेय देने वाला व्यक्ति कौन है, तो वहां पर आपके दार्शनिक के रूप में अलग अलग दार्शनिक दिए जा सकते हैं। तो आपको ये जो पता होगा थ्योरी, तो आपको स्पष्ट तौर पे इसकी परिकल्पना आप कर सकते हैं, उसका जो श्रेय जाता है और अरस्तू को ही जाता है। देखिए, इसी कारण मैक्सी की अगर हम बात करें तो उनके आधार पर अगर देखें, अरस्तू को उन्होंने प्रथम राजनीतिक विज्ञान के रूप में हम ये जानते हैं, साइंटिस्ट के रूप में, फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट के रूप में जो संज्ञा दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी, तो आपको पता होना चाहिए मैसी के द्वारा वो दी गई थी। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर बना है, तो आप देख पा रहे होंगे कि आप लोगों को जो नोट्स बनाने होंगे इसी प्रकार से नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो इसी प्रकार से फैक्ट जो प्रश्न है उनकी श्रृंखला आपको तैयार करनी होगी। देखिए, अरस्तू को जो राजनीति विज्ञान के की जो संज्ञा जिसने दी थी वो मैक्सी करके वो है, फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट के रूप में इन्होंने जो संज्ञा दी थी। अरस्तू की पद्धति और उसके दर्शन में निहित सार्वभौमिक तत्व को राज दर्शन के इतिहास में सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक विचारधारा के रूप में प्रतिष्ठित जो जिसके द्वारा किया गया था वो कोई और नहीं, अरस्तू ही होते। देखिए, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है दर्शन में निहित सार्वभौमिक तत्वों को राज दर्शन के इतिहास में सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक विचार जो रूप में जो प्रस्तुत किया था, जो उसको प्रतिष्ठित किया था, वो कौन था, वो किसके द्वारा किया था, वो अरस्तू के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सर्वप्रथम आगमन पद्धति और का जो प्रयोग या कहें उसका विश्लेषण पद्धति का साथ जो प्रक्षेपणात्मक पद्धति और साथ ही अगर हम बात करें तुलनात्मक पद्धति का जो प्रयोग जो कि यथार्थ व्यवहार पर जो बल देती, ये जो तमाम पद्धतियां हैं, चाहे हम आपके आगमन की बात करें या विश्लेषणात्मक की बात करें या फिर प्रेक्षणात्मक पद्धति की बात करें, तो ये सारी जो चीजें दी गई हैं, जो थ्योरी जो दी गई है वो अरस्तू के द्वारा दी। उन्होंने इसमें अपनी थ्योरी या उसके द्वारा विश्लेषण ये किया गया, तो याद रखिएगा ये तमाम चीजें अरस्तू ही वो था। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अरस्तू राजनीतिक विज्ञान का जन्मदाता और विकासकर्ता इनको जाना जाता है, माना जाता है। इनके द्वारा जो प्रस्तुत विचार आज भी क्या है, प्रासंगिक है। इनके द्वारा जो कथन जो कहे गए हैं वो आज भी कहीं न कहीं समाज में उनको कहीं न कहीं फॉलो किया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है, जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो तथ्य दिए गए हैं, महात्मा गांधी द्वारा दिए गए, या हम या बात करें जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिए गए हैं, जितने भी बड़े-बड़े जो दार्शनिक रहे हैं, उनकी विचारधारा कहीं न कहीं आज हम कहीं न कहीं फॉलो करते हैं। उनके दिखाए गए मार्ग को हम कहीं न कहीं आगे प्रशस्त करते हैं। तो उसी प्रकार से अरस्तू की अगर जब हम बात करते हैं, राजनीतिक विज्ञान विज्ञान का जो जन्मदाता के रूप में जिसे माना जाता है अरस्तू, और उसका विकासकर्ता के रूप में भी अरस्तू को ही उनके द्वारा जो माना जाता है, उनके द्वारा ही ये विचार प्रस्तुत किया और कहीं न कहीं इसको पॉपुलर या कहीं प्रासंगिक रूप में इन्होंने इसको व्यक्त किया। अगर हम देखते हैं अरस्तू के विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये हमेशा अपनाया करते थे। इन्होंने अपने महाग्रंथ हैं, जो इनके द्वारा एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा गया है, जो आज पॉलिटिकल साइंस के दृष्टिकोण से अगर देखें तो बहुत बड़ा ये टॉपिक या कहें ये ग्रंथ जो हर राजनीतिक क्षेत्र में उसको यूज किया जाता है। तो अगर हम बात करें, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस दार्शनिक द्वारा अपनाया गया था, तो वो कोई और नहीं अरस्तू ही वो थे। इन्होंने जो अपना महाग्रंथ लिखा था वो पॉलिटिकल पॉलिटिकल में इन्होंने सर्वप्रथम प्रक्षेपण तुलनात्मक पद्धति का सहारा लिया। देखिए, पॉलिटिकल के अंतर्गत अगर पॉलिटिक्स टिक्स है, देखिए इन्होंने महाग्रंथ पॉलिटिक्स करके जो सर्वप्रथम जो ग्रंथ इनके द्वारा लिखा था, उसमें इन्होंने क्या करा था, जो प्रक्षेपण की अगर बात करें उसमें तुलनात्मक पद्धति का कहीं न कहीं इन्होंने सहारा लिया। और ये जो सहारा लिया, अगर हम बात करें 158 देशों के संविधान में इसका अध्ययन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है? कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरस्तू के जो पॉलिटिक्स के जो सर्वप्रथम जो प्रक्षेपण तुलनात्मक जो पद्धति का जो सहारा जो लिया गया है, वो कितने देशों के द्वारा से अडॉप्ट किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए 158 देशों ने अरस्तू की इस चीज को क्या किया, अडॉप्ट किया, इसको कहीं ना कहीं फॉलो किया। तो देख लीजिए कितने बड़े ये महान दार्शनिक ये रहे। अब दूसरा पॉइंट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप देना अरस्तू की क्या थी, महत्वपूर्ण ये देन यह रही थी। अरस्तू ने हमेशा इस चीज पर बल दिया है कि जो राजनीतिक विज्ञान है उसको कहीं ना कहीं स्वतंत्र विज्ञान के रूप में, स्वतंत्र रूप में उसको रखा जाना चाहिए। विज्ञान स्वतंत्र विज्ञान के रूप में उसको देखना चाहिए। ये जो चीज थी इस पर सबसे ज्यादा जो बल दिया या कहें उसको महत्वता दी, वो अरस्तू के ही द्वारा दी। अब जब हम देखते हैं कि प्लेटो
में राजनीति और राजनीति शास्त्र का मिश्रण किसके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था? देखिए, जब हम प्लेटो की बात करते हैं तो प्लेटो में राजनीतिक और राजनीति शास्त्र का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। या देखिएगा क्या चीज मैं कह रहा हूँ। जब हम बात करते हैं अरस्तू की, तो अरस्तू क्या बोलते हैं, राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में ये देखते हैं, और प्लेटो क्या कहते हैं, ये कल्पना पर आधारित इस चीज को लेकर चलते हैं। अरस्तू ने राजनीति विज्ञान को राजनीति शास्त्र से अलग किया। वो देखिए यहाँ पर क्या किया, राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र, यहाँ पर देखिए प्लेटो में राजनीतिक और राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र को इनके द्वारा मिश्रित किया गया था। और इसी व्यक्ति द्वारा, अगर मैं कहूँ अरस्तु द्वारा, राजनीति को नीति शास्त्र से क्या कर दिया, अलग कर दिया। नीति शास्त्र से इसको विभक्त जो किया राजनीतिक को, देखिए राजनीति को, राजनीति, यहाँ पर ये शब्द देखिए, यहाँ पर राजनीति को नीति शास्त्र से इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। पॉलिटिकल साइंस बिगिनिंग विद अरस्तो, ये हम जो कहते हैं, तो ये याद रखिएगा, ये किसके द्वारा क्या किया। तीसरा पॉइंट आप देख पा रहे हो, सबसे पहले राज्य के संपूर्ण सिद्धांत का जो व्यापक रूप से अध्ययन किया, वो किसके द्वारा किया गया, वो अरस्तू के ही द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। सबसे पहले जो राज्य की जो संकल्पना कहे, या उसका संपूर्ण जो सिद्धांत, या कहें व्यापक रूप से जो अध्ययन किया गया था, जो राज्य की उत्पत्ति के और साथ उसके विकास के लेके जो विचारधारा जो उसके रूप में जो प्रस्तुत किया गया था, और ये कोई और नहीं, वो अरस्तू थे। इन्होंने संविधान, नागरिकता और कानून, साथ ही उसकी क्रांति आदि सभी विषयों पर इन्होंने किया गया महत्वपूर्ण अपने विषयों की ये विविध विवेचना इनके द्वारा की गई, और इनका स्पर्श विवरण प्लेटो भी नहीं मानता। जो देखिए प्लेटो भी नहीं मानता है, क्योंकि ये हमेशा एक चीज याद रखिएगा, हर कोई दार्शनिक एक दूसरे दार्शनिक की जो दी गई जो बातें हैं, या उनके द्वारा दी गई जो तथ्य हैं, उनको हमेशा क्या करते हैं, उनको नहीं मानते हैं, उनसे विमुख हो जाते हैं। वो जो सोचते हैं कि जो थ्योरी मैंने दी है वही थ्योरी समाज में उसको ही ज़्यादा इम्प्लीमेंट दे, उसी को तर्क मिलना चाहिए, उसी को ही ज़्यादा वैल्यू मिलनी चाहिए। तो जो प्लेटो है, प्लेटो इस चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं कि भैया संविधान, नागरिकता, कानून और साथ ही जो क्रांति आदि जो महत्वपूर्ण विषय हैं, विषाद विवेचना उसकी इनका स्पष्टीकरण, या कहें स्पष्ट विवरण प्लेटो भी नहीं करता है इन चीज़ों की। जितनी कौन करता है, आपके अरस्तू संविधान की बात करता है, नागरिकता की, कानून से संबंधित चीज़ों को महत्वपूर्ण दर्जा देता है, ये तमाम चीज़, और इन चीज़ों की विवेचना आपके प्लेटो जी नहीं करते हैं, याद रखिए। अब यहाँ पर देख पा रहे हो, राज्य एक प्रकृति संस्था है या व्यक्तिगत एक राजनीतिक प्राणी, ये स्वयं सिद्ध कथन है, ये तमाम चीजें इसमें कही गई हैं। ये कहते हैं कि जो राज्य क्या है, प्रकृति क्या है, संस्था के रूप में माने जाते हैं, या फिर व्यक्ति एक क्या है, राजनीतिक प्राणी के रूप में इसको स्वयं सिद्ध करना, यह कथन ये कहा गया। अगर हम अरस्तू की चौथे पॉइंट की अगर बात करें, जो उन्होंने चौथी जो महत्वपूर्ण बात कही है, ये कहते हैं कि अरस्तू ने सर्वप्रथम शासन व्यवस्था के 3 अंग माने। क्वेश्चन क्या बनता है, किसके द्वारा सर्वप्रथम शासन व्यवस्था के 3 अंगों को निर्धारित किया गया था, वो कोई और नहीं, प्लेटो ही वो व्यक्ति ना, अरस्तू ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने शासन व्यवस्था के 3 अंग माने। नीति निर्धारक, प्रशासकीय और साथ ही न्याय का स्वरूपण इतने द्वारा। पहला आपके क्या है, नीति निर्धारक और प्रशासकीय और साथ ही न्यायिक का निरूपण ये किया गया, याद रखिएगा। जब हम बात करते हैं अरस्तू कानून की सर्वोच्चता में विश्वास रखता है। देखिए अरस्तू का अगर हम जब मानते हैं, वो कानून को सर्वोपरि मानते हैं, कानून को ही सबसे ऊपर ये रखते हैं। और जहां पर हम प्लेटो की बात करते हैं, प्लेटो के सर्वाधिक जो विवेक संपन्न व्यक्तियों द्वारा शासन के स्थान पर वो क्या कहते हैं, नियम और कानून की श्रेष्ठता पर विश्वास करता है। जो प्लेटो है, प्लेटो कहते हैं कि जो समाज में जो सर्वाधिक विवेक संपन्न है, या कहें जो व्यक्ति संपूर्ण रूप से हर तरीके से संपन्न, धन दौलत से है या ज्ञान से है, उस व्यक्ति को शासन के स्थान पर क्या होना चाहिए, बैठाया जाना चाहिए। वही क्या करना चाहिए, नियम कानून वो श्रेष्ठता के रूप में उसको क्या करना चाहिए, मत देना चाहिए, उसको बैठाना चाहिए। वही
सर्वश्रेष्ठता में उसको विश्वास होता है। इन चीजों पे क्या करता है प्लेटो विश्वास करता है। मगर अरस्तु इसके विपरीत कहते हैं। अरस्तु क्या कहते हैं, कानून को ही इन्होंने क्या है सर्वोपरि दिए रखा, या करें सर्वोच्चता का जो स्थान दिया, वो उस पे क्या करते हैं बिलीव करते हैं, उस पे विश्वास ये करते हैं। कौन? अरस्तु। जब हम इनके छठे पॉइंट की अगर देखते हैं तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये बिंदु मैं रख रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से वीडियो आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आपको किस संबंध में वीडियो चाहिए, तो आपको उस संबंध की वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। छठे नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि कानून के सर्वोच्चता और संवैधानिक संस्था शासन में विश्वास के कारण उसे संविधानवाद का जनक कहा जाता है। किसे? अरस्तु को। देखिए, जब हम कहते हैं अरस्तु ने किस चीज को सबसे ज्यादा बल दिया कि कानून को सर्वोच्चता और साथ ही जो संवैधानिक शासन में क्या विश्वास के कारण उन्होंने की ये दोनों को क्या किया था, संविधानवाद का जनक के रूप में, सॉरी, देखिए फिर से कह रहा हूं, संविधान के कारण उसे क्या करें, संविधानवाद का जो जनक के रूप में जिसे जाना जाता है वो आपके अरस्तु ही हैं। अरस्तु को ही माना जाता है किस चीज का, संविधानवाद का जनक के रूप में जब हम जानते हैं तो वो किसी और को नहीं, अरस्तु को ही जानते हैं। देखिए, सातवां पॉइंट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सातवां पॉइंट की अगर है, वैज्ञानिक सूझबूझ के द्वारा, किसके द्वारा? वैज्ञानिक सूझबूझ अपने समझ के द्वारा मध्य मार्ग का प्रतिपादन, और इस कारण समस्याओं पर यथार्थवादी साथ ही और व्यवहारवादी रूप से विचार कर पाता है। देखिए, अगर हम अपनी सूझबूझ की अगर देखें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं, वैज्ञानिक सूझबूझ की अगर बात करते हैं प्लेटो ने, अरस्तु ये कहते हैं कि मध्य मार्ग को हमें हमेशा अपनाना चाहिए। उसके प्रतिपादन के रूप में अगर हम उसको देखें तो इस कारण जितनी भी समस्याएं हैं ना, उसको हम यथार्थवादी रूप में या कहीं व्यवहारवादी रूप में उससे विचार कर पाते हैं। इन चीजों को हम मिलाकर हम उन चीजों पर कहीं ना कहीं मनन कर सकते हैं। ये चीजें आपको समझना होगा। देखिए, अरस्तु की अगर हम बात करें तो अरस्तु द्वारा प्रतिपादित मिश्रित शासन व्यवस्था पर विचार अनुकरणीय यह है। देखिए, इन्होंने ये जो मिश्रित चीजें हैं, जैसे अरस्तु का प्रतिपादित है जो मिश्रित क्या है, शासन का जो विचार है अनुकरणीय है, जिसमें उसने राजतंत्र को रखा है, कुलीन तंत्र को रखा है और प्रजातंत्र का ये सुंदर समन्वय ये क्या बनाया है, इसको स्थापित किया गया। देखिए, अरस्तु ने क्या क्या चीजें करी हैं, आप इस चीज को पुनः देख लीजिए। अरस्तु द्वारा प्रतिपादित मिश्रित शासन का विचार, साथ ही उनका अनुकरण और अनुकरणी, और जिसमें उसने शासन, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और जहाँ की अगर हम बात करें प्रजातंत्र का सुंदर किया गया समन्वय विस्थापित किया है। इन सभी का समावेशी स्वरूप जो प्रस्तुत किया गया है वो अरस्तु ही द्वारा किया गया। ये चीजें क्वेश्चन बनते हैं। यही वाला प्रश्न बन गया है किसके द्वारा कहा गया है, तो आपको पता होना चाहिए अरस्तु द्वारा। मैं इसलिए पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूँ। अब देखिए, 9वें नंबर का आप प्रश्न देख पा रहे होंगे। 9वें नंबर में क्या कह रहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य का भी प्रवर्तक जब वह कहलाता है कि राज्य का जन्म जीवन के लिए हुआ है। देखिए, अरस्तु बेसिकली जिस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस रखता है वो लोक कल्याणकारी राज्य की कला, कि राज्य एक राज्य की धुरी ऐसी होनी चाहिए जो जनहित के लिए कार्य करें, उस चीज को महत्वता रखे, उन चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस रखे। और वह कहते हैं कि राज्य का जन्म जीवन के लिए हुआ। जो राज्य को जो एक स्वरूप दिया जाता है वो मनुष्य के जन्म के लिए हुआ है, या राज्य का जन्म जीवन के लिए हुआ। अगर हम राज्य को अगर निर्मित कर रहे हैं तो वो मानव सभ्यता के जीवन के लिए वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये माना जाता है। और हाँ, शुभ और सुखी जीवन के लिए उसकी निरंतरता बनी रहनी चाहिए। किसकी? राज्य की जन्म के लिए ये हुआ है। राज्य की निरंतरता, लोक कल्याणकारी नीतियां ये होनी चाहिए जो लोगों के हित में हो, या लोगों के सुख दुख में उन चीजों को क्रियान्वित किया जा सकता है। तो ऐसी राज्य की परिकल्पना जो की गई है वो अरस्तु के द्वारा इन चीजों को कही गई है। बहुत शानदार ये थॉट दिया गया है। ठीक है, यह देखिएगा। जब हम 10वें नंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे हो, राज्य में न्याय और शिक्षा को प्राय महत्व, किसी सुसंस्कृत समाज के लिए न्याय
सर्वाधिक महत्वपूर्ण और राज्य के नागरिकों में संवैधानिक और राज्य के प्रति निष्ठा उत्पन्न करने में शिक्षा महत्वपूर्ण होती है। देखिए, अगर हम बात करते हैं, जब हम पढ़ रहे हैं सीडीपी के तरफ अगर हम पढ़ रहे हैं, अरस्तू का शिक्षा दर्शन की अगर हम बात करते हैं, जो बड़े फिलोसफर रहे हैं, तो ये जो कहते हैं कि भैया राज्य में जो अगर न्याय और शिक्षा को अगर हम देखें, प्राय इन दोनों की क्या होनी चाहिए, इसकी महत्वता और बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जो हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति समाज, जो हमारा जो समाज है, जो सुसज्जित समाज है, उसके लिए जो सारथी रूप से जो महत्वपूर्ण है, वो न्याय सारथी महत्वपूर्ण यहाँ पर होना चाहिए। सभी को न्याय संगत चीजें होनी चाहिए, न्याय सभी को समान रूप से होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें कहेंगे। राज्य के लिए अगर हम बात करते हैं बेसिकली, तो राज्य के नागरिकों में जो संविधान है, संविधान के प्रति उनकी निष्ठा किस प्रकार से है, उसको उत्पन्न करना ही क्या है, शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है। देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर हम उस पे दृढ़ता से विश्वास करते हैं, तो कहीं न कहीं जो लिखा हुआ जो संविधान है, जो हमारे देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य बनता है, कहीं न कहीं उन चीज़ों को हमसे क्या करता है, वो रूबरू कराता है। हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए, वो कहीं न कहीं वो हमें प्रदत्त करता है, या कहीं वो हमें समझाता है, या हमारे निजी कर्तव्य क्या होने चाहिए, उन चीज़ों को भी कहीं न कहीं वो बोध कराता है। वो किस चीज़ से कराता है? शिक्षा के महत्वपूर्ण घटकों के द्वारा किया जाता है। देखिए, निष्कर्ष के रूप में अगर कहें, निष्कर्ष रूप में यदि हम देखें, तो सभी तत्वों पर विचार करें तो स्पष्ट है कि अरस्तू प्रथम राजनीतिक, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं, अगर हम सभी ये इसका अगर हम पूर्ण रूप से अगर निष्कर्ष निकालें, तो उसमें हम ये देखते हैं कि भैया जो अरस्तू हैं, उन्होंने ही राजनीतिक वैज्ञानिक और साथ ही राजनीति विज्ञान का जन्मदाता, और अगर कहें वैज्ञानिक पद्धति का जो प्रयोग जो आज हम प्रासंगिक रूप से कर रहे हैं, वो किसी और की देन नहीं, वो अरस्तू की ही देन है। ठीक है, आज जिन विषयों पर हम विचार किया और साथ ही अपने सिद्धांत दिए, आज भी वो कमावयस हम उन्हीं को ही कहीं न कहीं अपने समाज में कहीं न कहीं फॉलो करें। देखिए, जब अगर आप अरस्तू को पढ़ते हो, तो अरस्तू को पढ़ने के बाद जो आपके सामने जो निष्कर्ष निकल के आते हैं, तो वो यही निकलता है कि भैया अरस्तू ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीति विज्ञान को कहीं न कहीं उसकी धुरी रखी, और वैज्ञानिक रूप में भी आए, और उसके जन्मदाता के संस्थापक के रूप में भी आया, और राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान से जिस प्रकार से अलग किया, नीति शास्त्र को अलग किया, और राजनीति विज्ञान का जन्मदाता और साथ ही वैज्ञानिक पद्धति का जो प्रयोग, जो आज हम प्रासंगिक रूप में जो हम अपने दैनिक जीवन में, या कहीं अपने समाज में, या देश काल परिस्थिति या कालखंड में जो करते हैं, कहीं न कहीं वो भी आज कमोबेश उसी सिद्धांत पर क्रियान्वित है, याद रखिएगा। देखिए, अब हम बात करते हैं कि अरस्तू के जो राज्य संबंधी विचारों की अगर हम बात करते हैं, तो किस प्रकार से, देखिए दोस्तों, इसमें 2 या 3 वीडियो इस श्रृंखला की बनेंगे, क्योंकि हम विस्तार से पढ़ रहे हैं। अभी आपके पास समय बहुत है, तो चीज़ों को विस्तार से समझिएगा, फिर जाके आप वल्नर या टेक्स्ट बुकों को यूज़ कीजिएगा, ठीक है? अरस्तू के राज्य संबंधी क्या विचार रहे हैं, कैसी राज्य की संकल्पना उन्होंने सजाई है, तो उसको थोड़ा-सा समझें। अरस्तू के आधार पर अगर हम देखें, उसके अनुसार से व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। देखिए, यहाँ पर सामाजिक प्राणी भी आ सकता है, मगर जो व्यक्ति विशेष को अगर यहाँ पर देखें, तो एक व्यक्ति जो होता है, वो राजनीतिक प्राणी होता है, और राज्य व्यक्ति की उस प्रकृति का परिणाम होता है। राज्य जो होता है, राज्य क्या, व्यक्ति तो पहले क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक क्या है, प्राणी है, और वही प्राणी क्या करता है, राज्य में व्यक्ति की प्रकृति का परिणाम वो निर्धारित करता है, ठीक है? ये अरस्तू द्वारा अब प्लेटो की तरफ अगर देखें, तो प्लेटो की तरह वह सोफिट वर्ग की अवधारणा का खंडन ये करता है, ठीक है? क्या करता है? उसका खंडन करता है। प्लेटो की जो बात है, उसके वर्ग की क्या करता है, वो जो धारणा है, उसकी क्या करता है, खंडन करता है, और राज्य की उत्पत्ति किसी समझौते से हुई है, ये कहते हैं। देखिए, प्लेटो और अरस्तू दोनों अलग-अलग विचारधारा के, मगर समाज के लिए इनकी जो विचारधारा है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो कहते हैं, जो राज्य की जो उत्पत्ति हुई है, वो किसी समझौते के तहत ये हुई है, मगर जो अरस्तू बोलते हैं कि वो व्यक्ति एक क्या है, राजनीतिक प्राणी है, और राज्य की व्यक्ति की क्या है, प्रकृति का परिणाम ये है। अगर हम देखते हैं अरस्तू का जो मानना है, अरस्तू का मानना है कि राज्य एक क्या है, सार्वभौमिक या स्वाभाविक, या जैसे हम सार्वभौमिक भी कह सकते हैं। अरस्तू का मानना है, राज्य एक स्वाभाविक तथा प्रकृति प्राकृतिक
प्राकृतिक संस्था और इसकी उत्पत्ति एक प्रतिक्रिया द्वारा विकास के कारण हुआ है और राज्य सभी संस्थाओं में श्रेष्ठ और उच्च संस्था के रूप में माना जाता है। देखिए कितनी शानदार बात की है। कभी क्वेश्चन क्या बनता है, वह कौन सा निम्नलिखित में से वह कौन सा विद्वान है जिसके द्वारा राज्य स्वाभाविक तथा प्राकृतिक संस्था है और इसकी उत्पत्ति एक प्रतिक्रिया द्वारा विकास के कारण हुआ है। यह राज्य सभी संस्थाओं में श्रेष्ठ और उच्च संस्था माना गया। किसके द्वारा कहा गया, तो आपको पता होना चाहिए वो कोई और नहीं, अरस्तु द्वारा ही ये कहा गया। अब बात करते हैं आगे प्रश्नों की। अगर हम बात करें तो उसको देखिए, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। इसमें अगर हम देखते हैं, राज्य मनुष्य के सामाजिक परिणाम है। देखिए राज्य की उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं तो राज्य में मनुष्य सामाजिक का ये परिणाम है। विवाह के आधार पर परिवार संस्था का उदय होता है और जहाँ पति पत्नी होते हैं, पति पत्नी बच्चे दास, ये तमाम चीजें होती हैं। जिस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार से किस प्रकार से समाज का उदय होता है, ये सारा कुछ जो ये कहा गया है ये अरस्तु द्वारा। देखिए विवाह के आधार पर जब हम शादी करते हैं उसके आधार पर परिवार के यहाँ संस्था होती है। संस्था का वहां पर क्या होता है, उदय होता है, जहां पर क्या होता है, पति होता है, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, दास होते हैं। अब देखिए कई परिवार एकत्रित होने से ग्राम बनते हैं। जब कई परिवार क्या होते हैं, एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, तो उससे क्या बनता है, ग्राम बनता है, जो दैनिक आवश्यकताओं से कुछ अधिक होता है। जो हमारी दिनचर्या होती है, हमारे जो दैनिक जीवन से रिलेटेड जो चीजें, उससे ये बहुत ज्यादा अधिक होता है। ये मान लीजिए दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या कहा गया, तीसरा पॉइंट को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। ग्राम भी व्यक्तियों की सभी भौतिक बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते। जो ग्राम है, अगर हमने कहा कि पति पत्नी से बना परिवार, जब कई परिवार इकट्ठे होते हैं तो उससे एक ग्राम बनता है, तो वो दैनिक आवश्यकताओं से कुछ अधिक होता है। और ग्राम भी व्यक्तियों की सभी आवश्यकता या भौतिक बौद्धिक या कहें नैतिक आवश्यकताओं की परिपूर्ति नहीं कर पाते हैं। इसी कारण कई ग्राम के सम्मेलन से राज्य या कहें नगर का जन्म होता है। देखिए अगर हम बड़े समाज की बात करते हैं या बड़े ग्राम की बात करते हैं तो वो क्या करता है, बौद्धिक तौर पे या कहें नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति वो भी नहीं कर पाता है। इससे क्या होता है, जब कई ग्राम सभाएं मिलती हैं तो जब वो उनको सम्मिलित किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो नगर का रूप धारण करता है। ठीक है, तो जब नगर का रूप धारण करता है तो फिर जब नगर एक दूसरे से मिलते हैं तो जनपद के रूप में जनपद मिलते हैं तो राज्य की संकल्पना सजोई जाती है। तो व्यक्ति का यहाँ पर क्या होता है, सर्वांगीण विकास इसी संस्था में हो सकता है। याद रखिएगा किस संस्था में हो सकता है, ये अरस्तु द्वारा ये कही गई है, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगा ये तमाम चीजें। तो एक साथ बहुत चीजें समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अरस्तु के अनुसार अगर देखिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, अरस्तु के अनुसार कुटुंब से ग्राम, ग्राम से समूह, राज्य अस्तित्व में आए हैं। याद रखिएगा, ठीक है। और राज्य की परिभाषा करते हुए ये कहते हैं कि राज्य कुलों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्म जीवन का निर्भर जीवन के प्रति ये होना चाहिए। ये किसके द्वारा कहा गया, ये अरस्तु द्वारा कहा गया। ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहाँ पर देखिए अरस्तु के राज्य विषय कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, उनको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे इनके शिक्षा से संबंधित जो तर्क दिए हैं उन तर्कों को भी हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार किस प्रकार से दिए हैं, तो अलग अलग चीजों पर हम इसको विस्तार से समझेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि यहाँ से आगे हम कल देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।